यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स। क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों मेरा चैनल पसंद आए तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे पेपर 3 हिंदी दिसंबर 2014। पहला प्रश्न है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? तो दोस्तों ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है कै संयुक्त व्यंजन है। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की अष्टम सूची में सम्मिलित नहीं किया जाता? तो संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं किया जाता दोस्तों। ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ी को शामिल नहीं किया जाता। प्रश्न 3 है दोस्तों, पुष्पदंत की प्रबंध रचना कौन सी है? तो दोस्तों ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है नय कुमार चरियू पुष्पदंत की प्रबंध रचना है। देख लीजिए दोस्तों उत्तर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4 दोस्तों, पंक्ति है हमारी, ध्यान दीजिए। भमणे ही माँ जानत ही भेऊ एवै पड़ियऊ एचऊ बेऊ मट्टी पानी कुस लई पड़ंत घरई बैसी अग्गी हुणंत। फिर से सुन लीजिए। भमणे ही माँ जानत ही भेऊ एवै पड़ियऊ एचऊ बेऊ मट्टी पानी कुस लई पड़ंत घरई बैसी अग्गी हुणंत। तो दोस्तों उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? तो दोस्तों ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है सरहपा की पंक्तियां हैं। प्रश्न 5 है दोस्तों, मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किन का शिष्य मानते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन ए शेख तकी को मुसलमान अनुयायी कबीरदास का शिष्य मानते हैं। सॉरी दोस्तों, कबीरदास को शिष्य मानते हैं शेख तकी का। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 6 फोर्ट विलियम कॉलेज के किस शिक्षक के माध्यम से हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन आरंभ हुआ? ऑप्शन डी गिल क्राइस्ट शिक्षक के माध्यम से हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन आरंभ हुआ। कहाँ पर? फोर्ट विलियम कॉलेज में। ठीक है, याद रखिए। प्रश्न 7 है दोस्तों, संशयात्मा किस कवि की रचना है? तो दोस्तों ऑप्शन सी ज्ञानेंद्र पति की रचना है संशयात्मा। ओके। प्रश्न 8 है हमारा दोस्तों, एकांकी में अन्विति और संकलन त्रय के अंतर्गत काल स्थान के साथ किसके निर्वाह की गणना की जाती है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी हमारा सही है कार्य। ऑप्शन बी का उत्तर होगा कार्य। तो एकांकी में अन्विति अथवा संकलन त्रय के अंतर्गत काल स्थान के साथ किसके निर्वाह की गणना की जाती है दोस्तों? कार्य की। ठीक है। प्रश्न 9 है, इनमें से कौन अनुभाव का एक भेद है? तो दोस्तों अभी तक हमने जितने क्वेश्चन पेपर हमने पहले डिस्कस किए उसमें नहीं पूछा गया इस तरह का प्रश्न, लेकिन यहाँ से रस की बात की जा रही है दोस्तों। ठीक है। तो अनुभाव, इनमें से कौन सा अनुभाव का भेद है? तो दोस्तों ऑप्शन डी हमारा सही है आहार्य। ठीक है, आहार्य अनुभाव का एक भेद है। प्रश्न 10 है दोस्तों, शब्द में जहाँ मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो दोस्तों ऑप्शन सी हमारा सही है व्यंजना शब्द शक्ति होती है, जहाँ पर मूल अर्थ ना होकर बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है वहाँ पर। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों 11वां प्रश्न, जयशंकर प्रसाद कृत उर्वशी किस विधा की रचना है? तो दोस्तों ऑप्शन डी यह एक चंपू काव्य है। उर्वशी एक चंपू काव्य है, सही है। प्रश्न 12, काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी? तो दोस्तों ऑप्शन सी वामन ने काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले दी। प्रश्न 13 दोस्तों, पंक्ति है, ध्यान से सुनिए। पाए महावर दैन को नाइन बैठी आए,
फिरी फिरी जानी महावरी एड़ी मिड़ती जाए, एड़ी मिड़ती जाए। फिर से सुन लीजिए, पाए महावर दैन को नाइन बैठी आए, फिरी फिरी जानी महावरी एड़ी मिड़ती जाए। तो दोस्तों ये किसकी पंक्ति है? इसमें पूछा जा रहा है किसकी पंक्ति है, ये नहीं पूछा जा रहा, ये पूछा जा रहा है कि इन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों अलंकार बताना है। तो देखिए यहाँ पर रूप बदल गया है। इससे पहले जो प्रश्न पूछे जा रहे थे वो अभी तक पूछे जा रहे थे कि किसकी पंक्ति है। तो देखते थे हम कि सरहपा, कणहपा, इन सब की पंक्तियां पूछी जा रही थी। लेकिन अब पंक्तियों में से क्या पूछा जा रहा है? रस पूछे जा रहे हैं, अलंकार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों पैटर्न बदल रहा है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो कहाँ से किस तरह से अब प्रश्न बदल रहे हैं और उनका आकार बदल रहा है, ठीक है। तो देखिए ये भ्रांतिमान अलंकार है, भ्रांतिमान अलंकार है इन पंक्तियों में, ठीक है। तो पैरों में महावर यानी कि वो जो लाल रंग होता है, देखा होगा आपने अपनी माँओं के पैरों में, कभी कभी त्योहारों के समय लगाती हैं, तो वही महावर की बात हो रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न 14, यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता हैं। निबंध के दोस्तों यह एक निबंध है, जयशंकर प्रसाद का है, यथार्थ और छायावाद, ठीक है। प्रश्न 15 है दोस्तों, प्रश्न 15, मिला तेज से तेज, मिला तेज से तेज। ताल से ताल मिला तो सुना था हमने, गाना है एक, है ना। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है मिला तेज से तेज, किस विधा की रचना है? तो दोस्तों मिला तेज से तेज विधा की रचना है, कौन सी है? जीवनी। यह एक जीवनी है, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। प्रश्न 16 है दोस्तों हमारा, छायावाद का पतन, छायावाद का पतन पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है, देवराज। देवराज की पुस्तक है छायावाद का पतन। प्रश्न 17 दोस्तों, एक पत्नी के नोट्स, एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है? तो दोस्तों ममता कालिया, ऑप्शन ए ममता कालिया की रचना है एक पत्नी के नोट्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रश्न 18 है दोस्तों हमारा, निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह, निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? तो दोस्तों परिंदे, ऑप्शन सी परिंदे निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह है। प्रश्न 19 दोस्तों, रस निष्पत्ति, रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद किस आचार्य का मत है? तो दोस्तों भुक्तिवाद, याद रखिए, भासे भुक्ति, भासे भट्टनायक, भासे भुक्ति, भासे भट्टनायक। तो दोस्तों ऑप्शन सी भट्टनायक का है भुक्तिवाद। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 20, स्वर भंग किस प्रकार का अनुभाव है? स्वर भंग किस प्रकार का अनुभाव है? तो दोस्तों ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है, सात्विक, सात्विक अनुभाव है स्वर भंग। प्रश्न 21 है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का एक पात्र शर्वनाग है? शर्वनाग, शर्वनाग। तो दोस्तों स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है शर्वनाग, ठीक है। जयशंकर प्रसाद का नाटक है ये। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 22, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक स्त्री समस्या से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों स्त्री समस्या से संबंधित नहीं है, ये नाटक कौन सा है? ऑप्शन बी चिंदियों की एक झालर, चिंदियों की एक झालर क्या है? नाटक, यह एक नाटक है और स्त्री समस्या से संबंधित नहीं है। बाकी अंधा कुआं, सच कहूँ तो, और नेपथ्य राग, नेपथ्य राग मीरा कुमार का, ठीक है ना। तो ये सभी क्या हैं? एक नाटक हैं स्त्री समस्या से संबंधित। ओके, जो नहीं है वो है चिंदियों की एक झालर। तो किसका है ये आप कमेंट में भी बता सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 23, अंत हाजिर हो, अंत हाजिर हो किस महिला नाटककार की रचना है? तो दोस्तों ऑप्शन डी मीरा कांत, मीरा कांत। मैंने पिछले प्रश्न में मीरा कुमार कह दिया था, मीरा कांत है वो। तो मीरा कांत, मीरा कांत का नाटक है अंत हाजिर हो, अंत हाजिर हो। दोस्तों याद रखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 24 है दोस्तों हमारा, हम दीवानों की क्या हस्ती है,
हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, धूल उड़ाते हम जहाँ चले। बहुत 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 ही प्यारी पंक्तियां हैं दोस्तों, भगवती चरण वर्मा की पंक्तियां हैं और मेरी तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हैं ये। आप भी पढ़कर देखना, आहा बहुत मज़ा आ जाएगा, मतलब इतनी बेहद सुंदर कविता है। ठीक है, तो देखिए आप भगवती चरण वर्मा, ये काव्य पंक्तियां जो हैं ऑप्शन सी भगवती चरण वर्मा की काव्य पंक्तियां हैं दोस्तों, ज़रूर देखिएगा। प्रश्न 25 है, बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। बात बोलेगी हम नहीं, मतलब बात बोलेगी हम नहीं बोलेंगे, ठीक है, और जो भेद खुलेगा ना वो भी बात ही खोलेगी, हम नहीं खोलेंगे। तो काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है दोस्तों, ये पिछले पेपर में भी रिपीट हुई है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। शमशेर बहादुर सिंह की, ऑप्शन ए शमशेर बहादुर सिंह की पंक्ति है, बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 26 हमारा, जन्म अवधि हम रूप निहारल, जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन न तिरपित भेल, नयन न तिरपित भेल। तो दोस्तों ये काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है, तो जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन न तिरपित भेल, इन काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं विद्यापति। ऑप्शन ए विद्यापति की पंक्तियां हैं दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न 27 है हमारा, रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है, रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन सी हमारा सही है। ये पंक्तियां किसकी हैं, रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां हैं, रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां हैं, रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है। अगली पंक्तियों पर चलते हैं दोस्तों, प्रश्न 28 दोस्तों, लोक वृत्तानुकरणम नाट्यम एतन्मया कृतम। फिर से सुन लीजिए, लोक वृत्तानुकरणम नाट्यम एतन्मया कृतम, यह कथन किस आचार्य का है। तो दोस्तों भरत का है ये कथन। कौन सा, लोक वृत्तानुकरणम नाट्यम तन्मया कृतम। तो दोस्तों आचार्य भरत का कथन है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 29। तो दोस्तों प्रश्न 29 है हमारा, पंक्ति है, ध्यान से देखिए और सुनिए। काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावतः। संस्कृत की पंक्तियां हैं दोस्तों और ये नाट्य शास्त्र की पंक्तियां हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं किसकी पंक्ति है, ये भामे की पंक्ति है। फिर से पढ़ लेते हैं, काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावतः। तो दोस्तों ये भामे की पंक्तियां हैं। प्रश्न 30 है दोस्तों हमारा, औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम। औचित्यम, जहाँ पर भी औचित्य की बात आ जाएगी दोस्तों आंख बंद करके आंसर लगा देना क्षेमेंद्र, क्योंकि औचित्य का सिद्धांत क्षेमेंद्र ने दिया है, ठीक है। तो ध्यान से किसी भी पंक्ति में औचित्य आ जाएगा तो आप क्षेमेंद्र आंसर लगाएंगे, ठीक है, अगर संस्कृत की कोई पंक्ति है, ठीक। तो यह उक्ति किस आचार्य की है, तो दोस्तों क्षेमेंद्र की पंक्ति है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 31वां प्रश्न, कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है। कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है, यह किस पाश्चात्य आलोचक का मत है। तो दोस्तों ऑप्शन सी कालरेज की पंक्तियां हैं, कालरेज की पंक्ति है या इनका मत है, कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है, कॉलरेज, ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 32वां प्रश्न दोस्तों, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। तो दोस्तों ये पंक्ति किसकी है, तो दोस्तों ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत की पंक्ति है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। प्रश्न 33 है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है, तो दोस्तों ऑप्शन डी काव्यलिंग।
काव्य लिंग श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 34 है दोस्तों हमारा, इनमें से कौन सी बोली ओकार बहुला नहीं है? इनमें से कौन सी बोली ओकार बहुला नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन ए खड़ी बोली। खड़ी बोली ओकार बहुला नहीं है। प्रश्न 35 है दोस्तों, विज्ञान गीता किस आचार्य कवि की कृति है? तो दोस्तों केशव दास। ऑप्शन ए केशव दास की कृति है विज्ञान गीता। प्रश्न 36 है दोस्तों, गीत गुंज। गीत गुंज किस कविता की रचना है? तो दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है गीत गुंज। प्रश्न 37 है दोस्तों, छाया। छाया नामक एकांकी के लेखक कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन डी सुदर्शन। सुदर्शन की एकांकी है छाया। ठीक है, याद रखिए। प्रश्न 38 है, राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है? तो दोस्तों ऑप्शन बी जहां लक्ष्मी कैद है। जहां लक्ष्मी कैद है राजेंद्र यादव की कहानी है। प्रश्न 39 है दोस्तों, इनमें से किस हिंदी आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की है? तो दोस्तों ऑप्शन ए नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने साधारणीकरण की व्याख्या की है। तो दोस्तों ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न 40 दोस्तों, श्लेष अलंकार कितने प्रकार का होता है? तो दोस्तों श्लेष अलंकार कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन ए दो प्रकार का होता है श्लेष अलंकार। प्रश्न 41 प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही क्रम बताना है। दोस्तों सही अनुक्रम है ऑप्शन बी। सबसे पहला है उपन्यास अलका, फिर है राम रहीम, फिर है शेखर एक जीवनी प्रथम भाग, और फिर है हमारा सिंह सेनापति। फिर से सुन लीजिए, अलका, राम रहीम, शेखर एक जीवनी प्रथम भाग और फिर सिंह सेनापति। ठीक है, ये प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यास हैं जो कि सही अनुक्रम में हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न 42 है दोस्तों, फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन सी सबसे पहले मैला आंचल, फिर है परिकथा, दीर्घ तपा और अंत में पलटू बाबू रोड। फिर से सुन लीजिए, मैला आंचल, परिकथा, दीर्घ तपा, पलटू बाबू रोड। तो दोस्तों ये फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास हैं जो कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम में हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने पहले अपने टाइम में एक ट्रिक बनाई थी फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों को याद करने के लिए, तो आपको बता दे रही हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको ऐड कर सकते हैं अपने नोट्स के साथ। तो दोस्तों मैल पर दीर्घ तपा कितने पलटू राम। ठीक है, फिर से लिख लीजिए इसको, मैल पर दीर्घ तपा कितने पलटू राम। ये सभी इनके जो उपन्यास हैं उनके आगे के शब्दों को लेकर के मैंने ये ट्रिक तैयार की है और इनके सभी उपन्यास जो हैं वो सही क्रम में हैं। तो ये पंक्ति इनके सभी उपन्यासों के क्रम को समझने में आपकी सहायता करेगी। ठीक है, चाहे तो लिख लीजिए, फिर से बोल रही हूँ, मैल पर दीर्घ तपा कितने पलटू राम। ठीक है, आप मैच कर लीजिए अपनी पुस्तकों से दोस्तों। ठीक है, कुछ शायद आपको मदद मिल जाए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 43, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम बताना है। ऑप्शन ए प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप, आंधी, इंद्रजाल। प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 44 है दोस्तों, प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। कौन सी जो नीचे दी गई हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी देखते हैं, सही उत्तर है दोस्तों। सबसे पहली रचना है इतिहास तिमिर नाशक। इतिहास तिमिर नाशक, फिर शिव शंभू के चिट्ठे, बाल मुकुंद गुप्त, शिव शंभू के चिट्ठे,
देख लेना, बाल मुकुंद गुप्त ही हैं वैसे, ठीक है, एक बार चेक कर लेना नाम। साहित्य देवता और फिर सीढ़ियों पर धूप में। फिर से देख लीजिए ऑप्शन सी, इतिहास तिमिर नाशक, शिव शंभू के चिट्ठे, साहित्य देवता और सीढ़ियों पर धूप में, ये सभी प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है रचनाओं का। आगे बढ़ते हैं, 45वां प्रश्न है दोस्तों, प्रकाशन वर्ष के अनुसार रामविलास शर्मा की कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है, भारतेंदु युग। भारतेंदु युग भाषा, साहित्य और संस्कृति, परंपरा का मूल्यांकन, बड़े भाई। फिर से देख लीजिए, भारतेंदु युग भाषा, साहित्य और संस्कृति, परंपरा का मूल्यांकन, बड़े भाई, ये सभी प्रकाशन वर्ष के अनुसार रामविलास शर्मा की कृतियां हैं जो कि सही अनुक्रम में हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न 46 है दोस्तों हमारा, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है ऑप्शन डी, ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य, ये सभी भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। अगला प्रश्न है दोस्तों 47वां प्रश्न, निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है। तो ध्वनियों का सही अनुक्रम क्या है बताना है हमें। फिर से सुन लीजिए, निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। सबसे पहले कंठे, फिर तालव्य, फिर वत्सर्य, दंत्य और ओष्ठ्य। कंठे, तालव्य, वत्सर्य, दंत्य, ओष्ठ्य, ठीक है। आप इनके अगर देखा जाए तो अंत के शब्द को हटा दो तो आपको हिंदी का सही शब्द निकल आएगा। फिर आप अपने जो अपना फेस है उसके अकॉर्डिंग इनको सेट करो शब्दों को, आपको एक बार में सारी शब्द याद हो जाएंगे, ठीक है। और आपको कभी इस प्रश्न में और इससे जुड़े प्रश्नों में समस्या नहीं आएगी, ठीक है, समझने में आसानी होगी। तो कंठ, तालव्य, कंठ, तालु, वत्सर्य, दंत, दांत, ओष्ठ है यानी ओठ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसकी ट्रिक बनाई थी मैंने। इसकी ट्रिक थी मुझे ध्यान आ रही है जहाँ तक, कता मुँह देव, इस तरीके से कुछ आगे का एक एक वर्ड उठा करके मैंने बनाई थी। एक शब्द बनाया था ताकि इस तरह का कभी प्रश्न आए तो मैं उस शब्द को याद करूं और इसको फटाक से इसका आंसर लगा के आ जाऊं, ठीक है। तो कता मुद्दयो, ठीक है। तो ये वत्सर्य की जगह मूर्धन्य होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर वत्सर्य आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीज़ है, मूर्धन्य या वत्सर्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 48वां है दोस्तों, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम बताना है। देवनागरी लिपि जो हम आज इस्तेमाल करते हैं अपनी हिंदी भाषा में, ठीक है दोस्तों। तो देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम बताना है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो है आंसर की में नहीं था, लेकिन अंत में आंसर दिया हुआ था, तो ऑप्शन जेड, जिसका मतलब था कि सभी उत्तर सही हैं। तो ऑप्शन को मुझे समझने में समस्या हुई, लेकिन फिर भी मैंने सुविधा के लिए लिख दिया कि सभी उत्तर सही हैं, ठीक है। तो एक बार आप अपनी पुस्तकों से या इंटरनेट पर इसके सही अनुक्रम को देखें और प्लीज़ मुझे भी कमेंट में बताएं कि इसका सही अनुक्रम क्या है, ठीक है, देवनागरी लिपि का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न 49, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन बी, हानुश, माधवी, मुआवजे, आलमगीर। हानुश, माधवी, मुआवजे, आलमगीर। हानुश, माधवी, मुआवजे, आलमगीर। तो दोस्तों ये सभी भीष्म साहनी के नाटक हैं जिनका सही अनुक्रम है। आगे बढ़ते हैं, 50वां प्रश्न है दोस्तों हमारा, विष्णु प्रभाकर के नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों विष्णु प्रभाकर के नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताना है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। डॉक्टर, युगे युगे क्रांति,
टूटते परिवेश, सत्ता के आर पार। फिर से सुन लीजिए, डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, सत्ता के आर पार। ये सभी विष्णु प्रभाकर के नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न 51 है दोस्तों, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन ए जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय। केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय। जन्मकाल के अनुसार यह कवियों का सही अनुक्रम है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न 52 दोस्तों, ध्यान से देखिए स्क्रीन पर। पेन में इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ दोस्तों, समय ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है? तो आप स्क्रीन को ध्यान से देखिए। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताना है। प्रश्न 52 है दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, फिर माखनलाल चतुर्वेदी और अंत में बालकृष्ण शर्मा नवीन। फिर से सुन लीजिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, फिर माखनलाल चतुर्वेदी और अंत में बालकृष्ण शर्मा नवीन। ठीक है, तो जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 53 है दोस्तों, प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा, निमंत्रण। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा, निमंत्रण। ठीक है, तो ये सभी हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं हैं, ठीक है, जो कि सही अनुक्रम में हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न 54 है दोस्तों, जन्म काल के अनुसार रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। श्रीधर पाठक, जगन्नाथ दास रत्नाकर, राम नरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे। ऑप्शन ए फिर से सुन लीजिए, श्रीधर पाठक, जगन्नाथ दास रत्नाकर, राम नरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे। ये सभी जन्मकाल के अनुसार रचनाकार हैं, जो कि सही अनुक्रम में हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 55 दोस्तों, जन्मकाल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों कवियों का सही अनुक्रम बताना है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। गुरु नानक, दादू दयाल, मलुकदास, सुंदरदास। गुरु नानक, दादू दयाल, मलुकदास और सुंदरदास। ये सभी जन्मकाल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम है। तो ठीक है, ये सारे संत कवि हैं, ध्यान रखिए दोस्तों। प्रश्न 56 दोस्तों, स्थापना है, ध्यान से देखिए। स्थापना पढ़ती हूँ मैं। मनोविश्लेषणवाद में सबसे अधिक महत्व व्यक्ति के मन को दिया जाता है। मनोविश्लेषणवाद में सबसे अधिक महत्व व्यक्ति के मन को दिया जाता है। तर्क है हमारा, क्योंकि व्यक्ति का मन सामाजिक प्रतिबंधों में कैद होकर जुड़ जाता है। जुड़ नहीं है, जड़ है। ठीक है, फिर से पढ़ती हूँ मैं। क्योंकि व्यक्ति का मन सामाजिक प्रतिबंधों में कैद होकर जड़ हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, जिसमें ऑप्शन ए सही है, यानी हमारी स्थापना सही है दोस्तों, और तर्क हमारा गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 57 स्थापना है, मैं फिर से पढ़ रही हूँ, देखिए। ईश्वर और मनुष्य के बीच संबंध स्थापित करने का एक माध्यम धर्म है। संबंध स्थापित करने का एक माध्यम धर्म है। तो दोस्तों आगे देखिए, धर्म साधना व्यक्तिनिष्ठ है। धर्म साधना व्यक्तिनिष्ठ है। तर्क है दोस्तों हमारा, क्योंकि साध्य और साधक का एकीकरण साधन के माध्यम से ही होता है। क्योंकि साध्य और साधक का एकीकरण साधना के माध्यम से ही होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि ए सही है और आर भी सही है, यानी हमारी स्थापना भी सही है और हमारा तर्क भी सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
प्रश्न 58 है दोस्तों हमारा। स्थापना है सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक है। सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक है। तर्क है दोस्तों, क्योंकि करुणा का व्यक्तिगत स्वार्थ से विरोध है। क्योंकि करुणा का व्यक्तिगत स्वार्थ से विरोध है, उसके लिए निजी हित छोड़ना पड़ता है। उसके लिए निजी हित छोड़ना पड़ता है। तो दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि ए सही और आर भी सही, यानी तर्क भी सही है और व्याख्या भी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 59। इतिहास का साहित्य कुछ बड़े बड़े व्यक्तियों के उत्थान और पतन के लेखे जोखों के नाम नहीं है। इतिहास का साहित्य कुछ बड़े बड़े व्यक्तियों के उत्थान और पतन के लेखे जोखे के नाम नहीं है। तर्क है दोस्तों, क्योंकि इतिहास मूलक साहित्य मनुष्य के धारावाहिक जीवन के सारभूत रस का प्रवाह है। क्योंकि इतिहास मूलक साहित्य मनुष्य के धारावाहिक जीवन के सारभूत रस का प्रवाह है। तो दोस्तों ऑप्शन सी हमारा सही है, यानी कि ए भी सही है और आर भी सही है, यानी हमारी स्थापना भी सही है और हमारा तर्क भी सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न 60, प्रश्न संख्या 60, ध्यान दीजिए दोस्तों। स्थापना जाति भेद और छुआछूत, जाति भेद और छुआछूत की प्रथाओं ने हमारे देश को अनेक स्तरों में बांट रखा है। फिर से सुनिए, जाति भेद और छुआछूत की प्रथाओं ने हमारे देश को अनेक स्तरों में बांट रखा है। तर्क है, क्योंकि लोकतंत्र के शक्ति विकेंद्रीकरण का सबसे सही मार्ग यही है। क्योंकि लोकतंत्र के शक्ति विकेंद्रीकरण का सबसे सही मार्ग यही है। तो ऑप्शन ए कह रहा है दोस्तों कि ए सही है और आर गलत है। ए सही है और आर गलत है, यानी कि हमारी स्थापना सही है और हमारा तर्क गलत है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न 61 है दोस्तों हमारा। स्थापना काव्य विधा है और कला उपविधा। काव्य विधा है और कला उपविधा, इसलिए 64 कलाओं की सूची में काव्य समाविष्ट नहीं है। इसलिए 64 कलाओं की सूची में काव्य समाविष्ट नहीं है। तर्क है दोस्तों, क्योंकि कला कौशल और शिल्प है। क्योंकि कला कौशल और शिल्प है, जबकि काव्य ज्ञान और जीवन का एक व्यापक सृजनात्मक विधान है, जिसमें सत और असत का विवेक रहता है। जिसमें सत और असत का विवेक रहता है। तो दोस्तों ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। ए सही और आर सही, यानी स्थापना भी सही है और हमारा तर्क भी सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 62 पर। तो हमारा प्रश्न 62 है दोस्तों। स्थापना इस तरह से है, नाटक शुद्ध साहित्य है। नाटक शुद्ध साहित्य है, जिसकी आलोचना काव्यालोचन के स्थापित प्रतिमानों द्वारा की जा सकती है। जिसकी आलोचना काव्यालोचन के स्थापित प्रतिमानों द्वारा की जा सकती है। तर्क है दोस्तों, लेकिन नाटक शुद्ध साहित्य नहीं है। लेकिन नाटक शुद्ध साहित्य नहीं है, यह केवल नट की क्रिया है। यह केवल नट की क्रिया है। तो दोस्तों ऑप्शन बी ए गलत, यानी कि आर भी गलत, और स्थापना और तर्क ये दोनों ही गलत हैं। दोनों ही बातें गलत हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, देख लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न 63। स्थापना साहित्य मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य की भूमि पर ले जाता है। तर्क है हमारा, क्योंकि मनुष्य संबंधों का निर्वाह साहित्य से प्रेरित होकर केवल आत्मसंतोष के लिए करता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही है, यानी कि हमारी स्थापना जो है वो सही है और तर्क जो है वो गलत है। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए, स्थापना सही है और तर्क गलत है। स्क्रीन पर है, आप देख लीजिए। प्रश्न 64 है दोस्तों। स्थापना पढ़ेंगे पहले। मनुष्य की रागात्मक प्रवृत्ति
उस सामाजिक बंधनों से मुक्त होने के लिए प्रेरित करती है। मनुष्य की रागात्मक प्रवृत्ति उसे सामाजिक बंधनों से मुक्त होने के लिए प्रेरित करती है। तर्क है दोस्तों, क्योंकि समाज मनुष्य की रागात्मकता को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि समाज मनुष्य की रागात्मकता को स्वीकार नहीं करता। तो ऑप्शन ए यानी कि हमारी स्थापना सही है और हमारा तर्क जो है वो गलत है। ठीक है, तर्क जो है वो गलत है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न 64 है दोस्तों, पढ़ लिया है हमने 64, तो 65वां देखते हैं। ठीक है, स्थापना। साहित्य में व्यक्तिवादी चेतना समाज के बहुमुखी विकास को अवरुद्ध करती है। फिर से देख लीजिए, साहित्य में व्यक्तिवादी चेतना समाज के बहुमुखी विकास को अवरुद्ध करती है। तर्क है हमारा, क्योंकि व्यक्तिवाद से समाज में अराजकता फैलती है, क्योंकि व्यक्तिवाद से समाज में अराजकता फैलती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही है, जिसमें ए यानी कि स्थापना सही है और तर्क हमारा वो भी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, प्रश्न 66 डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं वामा शिक्षक। ये किसका उपन्यास है? तो दोस्तों वामा शिक्षक है ईश्वरी प्रसाद कल्याण राय। ठीक है, ईश्वरी प्रसाद कल्याण राय का उपन्यास है वामा शिक्षक। अगला देखते हैं दोस्तों भाग्यवती किसका उपन्यास है? तो दोस्तों श्रद्धाराम फिलोरी का उपन्यास है भाग्यवती। अगला है निस्सहाय हिंदू। तो दोस्तों ये किसका है? ये है हमारा राधा कृष्ण दास का उपन्यास है निस्सहाय हिंदू। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास है दोस्तों? तो याद रखिए बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है क्या? नूतन ब्रह्मचारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप एक बार उत्तर भी देख लीजिए अपनी स्क्रीन पर, बाकी आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 67 तो देखते हैं प्रेमचंद के औपन्यासिक पात्रों को दोस्तों उपन्यासों से सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखते हैं। चलिए, सबसे पहले अमृत राय किस उपन्यास के पात्र हैं? तो दोस्तों प्रेमा उपन्यास के पात्र हैं कौन? अमृत राय। फिर आते हैं बी यानी कृष्णचंद्र किस उपन्यास के पात्र हैं? तो दोस्तों सेवा सदन में पात्र हैं कौन? कृष्णचंद्र। फिर आते हैं जान सेवक पात्र हैं किसके? तो दोस्तों रंगभूमि के पात्र हैं जान सेवक। फिर है डी ऑप्शन उदय भानु किसके पात्र हैं दोस्तों? कौन सा उपन्यास है? तो उदय भानु है भाई निर्मला उपन्यास के पात्र हैं कौन? उदय भानु। ठीक है, याद रखिए दोस्तों ये। ठीक है, एक बार देख लीजिए आप उत्तर भी। ये देख लीजिए उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगला प्रश्न है 68वां प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे क्या है? आई ए रिचर्ड्स के ग्रंथों को उनके प्रकाशन के प्रथम संस्करण वर्ष से सुमेलित करना है। तो देखते हैं दोस्तों, आई ए रिचर्ड्स के कुछ ग्रंथ हैं। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो ये किस वर्ष में संस्कृत हुआ था, यानी कि संस्करण बताना है इसका दोस्तों। तो ऑप्शन सेकंड सन 1924 में आया था। किनका? आई ए रिचर्ड्स का ग्रंथ द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। अगला देखते हैं दोस्तों द फिलोसॉफी ऑफ रेटोरिक। ये कब आया? तो दोस्तों सन 1936 में आया। ठीक है,
कौन सा ग्रंथ? द फिलोसॉफी ऑफ रेटोरिक। ठीक है दोस्तों, पहला कब आया था? 1924, फिर आया 1936। अब देखते हैं साइंस एंड पोइट्री। साइंस एंड पोइट्री ये कब आया? तो ये देखेंगे हम, ये आया हमारा सन 1926 में। सन 1926 में आया, यानी कि सबसे पहले 1924 में ये क्रिटिसिज्म वाला ए ऑप्शन, फिर साइंस एंड पोइट्री, और फिर है हमारा द फिलोसॉफी ऑफ रेटोरिक। फिर अंत में कौन सा है देखते हैं, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म ये कब आया दोस्तों? तो ये आया हमारा सन 1929 में। सन 1929 में आया प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। ठीक है, ये सभी किसके ग्रंथ हैं? I.A. रिचर्ड्स के। I.A. रिचर्ड्स। ठीक है, नाम याद रखिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उत्तर देख लीजिए पहले। आपकी स्क्रीन पर है उत्तर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 69वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित पाश्चात्य सिद्धांतों को उनसे संबद्ध पुस्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो उनसे संबद्ध पुस्तकों के साथ हमें मिलाना है किसे? पाश्चात्य सिद्धांतों को। तो कुछ सिद्धांत है दोस्तों, सबसे पहला है देखते हैं रागात्मक भाषा। रागात्मक भाषा का संबंध किससे है दोस्तों? हमारा द मीनिंग ऑफ मीनिंग। द मीनिंग ऑफ मीनिंग, ये ठीक है, रागात्मक भाषा ये सिद्धांत किससे संबंधित है? तो द मीनिंग ऑफ मीनिंग पुस्तक से संबंधित है। अगली देखते हैं दोस्तों, परंपरा और वैयक्तिक प्रज्ञा। परंपरा और वैयक्तिक प्रज्ञा, इसका संबंध किससे है दोस्तों? इसका संबंध है द सेक्रेड वुड। द सेक्रेड वुड। द सेक्रेड वुड, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला है हमारा कल्पना सिद्धांत। इसका संबंध किससे है दोस्तों? इसका संबंध है बायोग्राफी लिटरेरिया। बायोग्राफी लिटरेरिया, कल्पना सिद्धांत का संबंध है इससे, इस पुस्तक से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अनुकरण सिद्धांत। अनुकरण सिद्धांत का संबंध किससे है दोस्तों? तो पेरिपोइएटिकेस। पेरिपोइएटिकेस, ठीक है, पेरिपोइएटिकेस ऐसे होगा ये नाम। ठीक है, तो अनुकरण सिद्धांत इससे संबंधित है। चलिए दोस्तों, अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। देख लीजिए एक बार अच्छे से इस प्रश्न को, आगे बढ़ते हैं बाकी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 70वां दोस्तों। तो 70वां प्रश्न है, संप्रदायों को मिलाना है उनके आचार्यों के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ए ऑप्शन भरत। भरत का संबंध किससे था? तो दोस्तों भरत का संबंध था हमारा किससे? ऑप्शन थर्ड, रस से। ठीक है, भरत का संबंध रस से था। फिर आते हैं दंडी। इनका संबंध किससे था? तो दंडी अलंकार संप्रदाय के आचार्य हैं। ठीक है, और वामन, वामन किस संप्रदाय के आचार्य हैं? तो दोस्तों वामन का संबंध है रीति से। ठीक है, वामन का संबंध है रीति से। और अंत में आते हैं आनंद वर्धन। इनका संबंध किससे है? ध्वनि से। ठीक है, इनका संबंध किससे है? ध्वनि संप्रदाय से। अगर याद रखना है तो दोस्तों एक अच्छी खासी ट्रिक ये है कि इनके नाम में ध आता है, ध। ठीक है, और ध्वनि की शुरुआत भी ध से होती है। ठीक है, तो याद रखिए आनंद का संबंध किससे है? ध्वनि से। ठीक है, बाकी उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, देख लीजिए एक बार अच्छे से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। 71वां प्रश्न है दोस्तों हमारा, निबंधकारों को मिलाना है किसके साथ? उनके निबंधों के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं निबंधकार कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। इनका कौन सा निबंध है दोस्तों? तो माटी हो गई सोना। माटी हो गई सोना। अगला है रामधारी सिंह दिनकर। इनका निबंध कौन सा है दोस्तों? तो इनका रामधारी सिंह दिनकर का है हमारा ये 5वां, रेती के फूल। रेती के फूल। फिर सी ऑप्शन है दोस्तों, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इनका निबंध कौन सा है? तो दोस्तों आल बाल। आल बाल, ऑप्शन 2 आल बाल। ठीक है, याद रखिए ये वाला ऑप्शन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डी है हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका निबंध कौन सा है दोस्तों? तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट आलोक पर्व। ठीक है, आलोक पर्व। आलोक पर्व याद रखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आलोक पर्व इनका निबंध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
प्रश्न 72 है दोस्तों। 72वां प्रश्न है, संस्मरणात्मक कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। संस्मरणात्मक कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है तो सबसे पहले देखते हैं, आछे दिन पाछे गए। आछे दिन पाछे गए, इसके लेखक कौन है? तो ये संस्मरण है आछे दिन पाछे गए। इसके लेखक हैं दोस्तों हमारे काशीनाथ सिंह। काशीनाथ सिंह का संस्मरण है, ठीक है, याद रखिए दोस्तों, आछे दिन पाछे गए। फिर है नंगातलाई। नंगातलाई गांव, नंगातलाई का गांव, नंगातलाई का गांव दोस्तों, इसका क्या इसके लेखक कौन है? तो ऑप्शन 4, ठीक है, विश्वनाथ त्रिपाठी। विश्वनाथ त्रिपाठी लेखक हैं किसके? नंगातलाई का गांव, ठीक है, नंगातलाई का गांव। फिर ऑप्शन सी, आंगन के वंदनवार। आंगन के वंदनवार, इसके लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसके लेखक हैं हमारे विवेकी राय। विवेकी राय, याद रखिए, विवेकी राय, ठीक है। आगे देखते दोस्तों, वे देवता नहीं है। वे देवता नहीं है, तो वे देवता नहीं है ये किसका संस्मरण है दोस्तों? तो ये है राजेंद्र यादव का। वे देवता नहीं है, राजेंद्र यादव, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। उत्तर मैं आपको दिखाती हूँ अभी, ठीक। ये देख लीजिए, उत्तर आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 73वां प्रश्न है दोस्तों, लेखकों को उनके यात्रा वृत्तांत के साथ हमें मिलाना है, ठीक है। तो लेखकों को किसके साथ मिलाना है? यात्रा वृत्तांत के साथ। तो सबसे पहले देखेंगे ऑप्शन ए, राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन का कौन सा है यात्रा वृत्तांत? तो दोस्तों ऑप्शन 3, मेरी तिब्बत यात्रा। मेरी तिब्बत यात्रा किसका यात्रा वृत्तांत है? राहुल सांकृत्यायन का। फिर देखते हैं ऑप्शन बी, राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी का कौन सा है यात्रा वृत्तांत? तो दोस्तों ऑप्शन 4, पैरों में पंख बांधकर। पैरों में पंख बांधकर राम वृक्ष बेनीपुरी का यात्रा वृत्तांत है। फिर है हमारे मोहन राकेश। मोहन राकेश, इनका यात्रा वृत्तांत कौन सा है दोस्तों? तो इनका यात्रा वृत्तांत है आखिरी चट्टान तक। आखिरी चट्टान तक, आखिरी चट्टान तक, मोहन राकेश। फिर हैं अंत में हमारे निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा का यात्रा वृत्तांत है दोस्तों हमारा कौन सा? तो चीड़ों पर चांदनी। चीड़ों पर चांदनी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों, अक्सर पूछी जाती है, इसलिए याद रखिए। बाकी अब आपको मैं एक बार आंसर दिखाती हूँ। ये देखिए, ठीक है, आपकी स्क्रीन पर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 74वां प्रश्न, ठीक है, 74वां प्रश्न, यानी कि निम्नलिखित कहानियों को उनके लेखकों के साथ मिलाना है। कहानियों को लेखकों के साथ मिलाना है। तो सबसे पहले है 11 वर्ष का समय। ये किसकी कहानी है? तो दोस्तों रामचंद्र शुक्ल की कहानी है 11 वर्ष का समय, ठीक है, मिला लीजिए। फिर है गुलबहार। ये किसकी कहानी है? तो दोस्तों गुलबहार कहानी है किशोरीलाल गोस्वामी की, ठीक है। फिर है एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी, ये किसकी कहानी है? तो दोस्तों माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे की कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी। आगे देखते हैं प्लेग की चुड़ैल। प्लेग की चुड़ैल। प्लेग की चुड़ैल किसकी कहानी है दोस्तों? तो ये कहानी है भगवान दास की। ये भगवान दास, ठीक है, भगवान दास की कहानी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उत्तर देख लीजिए एक बार। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर। चलते हैं अपने अंतिम प्रश्न पर, ठीक है। प्रश्न 75 है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित काव्य संग्रहों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। निम्नलिखित काव्य संग्रहों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले है आत्महत्या के विरुद्ध। आत्महत्या के विरुद्ध, ये किस कवि की रचना काव्य संग्रह है? ठीक है, तो दोस्तों रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय ये रे, ठीक है, इनका काव्य संग्रह है आत्महत्या के विरुद्ध। फिर आते हैं बी ऑप्शन, हाशिए का गवाह। हाशिए का गवाह किसका है? तो दोस्तों कुंवर नारायण। कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है। फिर है साथ में ये ऑप्शन सी, चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा है,
तो दोस्तों ये किसका है? गजानंद माधव मुक्तिबोध, गजानंद माधव मुक्तिबोध। ठीक है, फिर है ऑप्शन डी स्वप्न भंग। स्वप्न भंग ये किसका काव्य संग्रह है? तो दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट प्रभाकर माचवे, प्रभाकर माचवे। ठीक है, इनका है स्वप्न भंग, स्वप्न भंग। ठीक है, तो ये इनका काव्य संग्रह है। तो इस तरह से हमारे 75 क्वेश्चंस आज हमारे यहीं समाप्त होते हैं और यह प्रश्न पत्र भी दोस्तों यहीं समाप्त होता है। बाकी उत्तर देख लीजिए आप एक बार इस प्रश्न का, ये देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियोस में मिलेंगे आपके साथ। तो दोस्तों क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा मेरा चैनल अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।